+1। बेटा आज हम करेंगे पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होती है, ठीक है। आपको बार बार ये टर्म आएगी पीरियोडिसिटी। तो इसका जो है वो मतलब क्या होता है, पीरियोडिसिटी मतलब पीरियड, मतलब पीरियोडिसिटी मतलब कि सिमिलर प्रॉपर्टी जो हैं वो एक प्रॉपर पीरियड के बाद जो है वो रेकर करती हैं, दोबारा से होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी क्या होती है, इट इज़ द रेकरेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन रेगुलर गैप, ठीक है, रेगुलर गैप when they are arranged in order of their increasing atomic number, उसको हम periodicity बोलते हैं। Simply recurrence of similar properties after certain intervals when the elements are arranged in according to the increasing order of their atomic number। मतलब अगर हम एलिमेंट्स को atomic number के अकॉर्डिंग जो है वो करेंगे, अरेंज करेंगे, तो उसमें जो क्या होता है कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज जो है वो आती हैं, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मतलब एक पीरियड के बाद जो है वो सेम चीज़ का आना, ठीक है ना। तो जैसे हम जो है वो यहाँ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की बात करते हैं, जैसे लिथियम है आपका फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, फिर सोडियम है, फिर पोटाशियम है। ये याद करने पड़ने बेटा, मैं आपको पीरियोडिक टेबल जो है वो सेपरेटली दे दूंगी बना करके, जिसको आपको अलग से आपके पास पीरियोडिक टेबल को याद करने का एक अलग से जो है वो क्या बोलते हैं उसको वीडियो होगा, तो उसको आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा क्योंकि +2 को भी करवाना है मैंने, तो प्लस आपको भी करवाना है। तो इसमें आपके लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं बेटा, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 3 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, अगले में ऐड कर देना है। अब आप नए बच्चे हो तो आगे आपके पास क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। फिर रुबिडियम में फिर से 18 प्लस कर दीजिए तो 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। सीजियम का 55 है और फ्रांसियम का जो 87 एटॉमिक नंबर है, ठीक है। अब इसमें क्या किया हमने, 8 इसमें प्लस किए, जो मैजिक नंबर है 8 इसमें प्लस किए, इसमें 18 प्लस किए, इसमें 18 प्लस किए और यहाँ 32 प्लस किया, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। तो 8 18 32 प्लस करते हैं तो हमारे पास ये आता है, राइट। उसके बाद हमारे पास इसकी करनी है हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने तुम्हें बोला था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जो है पता लगेगा, ठीक है, कि इसके ऊपर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी जो है वो डिपेंड करती हैं। तो इसलिए जो है वो आपको जो है वो क्या नाम लेते हैं उसको, एक मिनट बेटा, हाँ। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s1, ओके। तो अगला है आपके पास 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 आ गया। अगला है आपके पास 1s2 2s2 2p6 आ गया, फिर 3s2 3p पूरा हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा। और इसमें जो है वो पोटेशियम की बात हो रही है, तो यहाँ पे 3 पे और यहाँ पे आ जाएगा 4s1, ठीक है। सिमिलरली अब आपके पास इसमें 1s2 2s2 2p6 आ जाएगा, यहाँ पे 3s2 3p6 आ जाएगा ना बेटा। और इसमें जो है 3d आपने कंप्लीट करा, 3d हमने पहले लिख लेना है क्योंकि हम इस वक्त जो है वो जब हमने ग्रुप फाइंड आउट करना होता है तो हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक शेल की इकट्ठी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपके पास फिर 4s2 है ना, 4s2 आ जाएगा, 4s देखो ऊपर है तो 4p आ जाएगा, 4p6 पूरा हो जाएगा और 5s हो जाएगा, 5s1 आ जाएगा। तो देख लीजिए आप, यहाँ पे 10 हो गया, ये 10 10 20 30 और ये 7 जो है वो 37 हो गया। सिमिलरली आपके पास जब हम इसमें जाते हैं, ये आपके पास फर्स्ट पीरियड है, ये आपके पास ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है, सोडियम जो है वो थर्ड पीरियड है, पोटाशियम फोर्थ है, रुबिडियम आपका फिफ्थ है क्योंकि फिफ्थ लास्ट जा रहा है ना। अब जब आपके 6 में जाते हो बेटा तो आपके पास जो है वो डी का जो मतलब 4d भी कंप्लीट हो जाता है ना। तो क्योंकि 3 में f नहीं होता तो 3f नहीं आना है यहाँ पे। तो 1s2 2s2 2p6 3s2, बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए इसमें, 3p6 3d10 हो गया। अब यहाँ पे 4s2 4p6 4d10। अब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 5s2 5p6 हो जाएगा क्योंकि अब 6 आना है ना, तो 5 का p ही आना है, वो नहीं आना है, तो 6s1 आ गया। अगर आप इनको काउंट करोगे तो सेम नंबर ऑफ नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर है वो सेम बैठेगा। उसके बाद आपके पास है 1s2 2s2 2p6
3s2 बिल्कुल ऊपर की तरह ही आ जाएगा, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10 आ जाएगा। बट यहाँ पे अब f की एंट्री हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? f की एंट्री। तो f आप यहाँ भी लिख सकते हो या आगे भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 5s2, 5p6, 5p6, 6s2, सेवन्थ में सिर्फ f4 आएगा बस, है ना। तो 6s2, फिर उसके बाद आ जाएगा आपके पास 4f14, 5d10 आप इकट्ठा भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 अब d का 5 आ जाएगा यहाँ पे, मतलब d आ जाएगा, फिफ्थ d, 5d आ जाएगा, तो d10 होते हैं। और उसके बाद आपके पास 6s इकट्ठा भी लिख सकते थे, पहले लिख दिए तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आ जाएंगे 6, 5 है बेटा, तो 6p6 आ जाएगा और 7s1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप देखो बेटा क्या है, देखो इसमें, इस वाले में देखो, ये वाला आपके पास जो है 2s1, यहाँ पे क्या है लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s1 में सबसे हाईएस्ट देखना है आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। 4s1 यहाँ पे क्या आ गया 5s1, यहाँ पे क्या आया 6s1, यहाँ पे आया 7s1। तो यही इसका डिसाइड करेगा इस पर्टिकुलर एलिमेंट्स का। जैसे लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है और एस ब्लॉक है, और फर्स्ट, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपका पीरियड होगा। ठीक है, सिमिलरली ये 3s1 मतलब थर्ड पीरियड, एस ब्लॉक फर्स्ट ग्रुप, फोर्थ पीरियड एस ब्लॉक फर्स्ट पीरियड, फिफ्थ आपका पीरियड एस ब्लॉक फर्स्ट ग्रुप, सिक्स पीरियड आपका सीजियम और एस आपके पास एस ब्लॉक और फर्स्ट पीरियड आ जाएगा, है ना, और 7s। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक, अब देखो जरा ये एलिमेंट एक ग्रुप में क्यों हमने रखे सारे, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। लिथियम, इसको अगर आप निमोनिक्स में दूंगी बेटा आपको बना करके, लीना, ये ना आ गया, लीना की रब हो गया, है ना, रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद, इस तरह से इसको याद रख सकते हो आप। तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये सब के सब अल्कली मेटल इनको हम बोलते हैं। तो ये क्यों कि हमने बोला, पीरियोडिसिटी की बात हो रही है कि जो एलिमेंट्स हैं आफ्टर सर्टेन पीरियड, है ना। तो मतलब यहाँ पे देखो 8 एलिमेंट के बाद ये आ गया, फिर अगले 8 के बाद ये आया, फिर 18 के बाद आया, फिर 18 का एक डेफिनेट पीरियड है, फिर 32 के बाद आया। तो इसको हम जो है, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स हैं आती हैं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। क्या बोलते हैं हम? पीरियोडिसिटी। अब जब पीरियोडिसिटी है तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी भी आता है बेटा, कि व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। अब कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी के लिए क्या देखा आपने कि जो आउटरमोस्ट वैलेंस शेल में, या आउटरमोस्ट शेल भी बोल सकते हो आप, वैलेंस शेल भी बोल सकते हो, तो वैलेंस शेल में जो आपके पास सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि S1, S2, S1 में सब में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इनमें एक रेगुलर ट्रेंड होगा प्रॉपर्टीज़ का। बिल्कुल सिमिलर नहीं होती हैं बट एक ट्रेंड होता है, मतलब अगर सभी मेटल हैं तो एक्टिव मेटल्स हैं सारे के सारे। हाँ, मेटल्स में जो इनकी एक्टिवनेस है वो थोड़ी कम ज़्यादा होगी, बट होंगे सारे एक्टिव मेटल, है ना। तो हम बोलेंगे रिपीटिशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक। क्या कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी है? रिपीटिशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रिपीटिशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ देयर एटम्स, उनके एटम्स की इन द आउटरमोस्ट एनर्जी शेल, या वैलेंस शेल भी बोलते हैं। वैलेंस शेल मैंने बताया सबसे बाहर वाला जो होगा उसको वैलेंस शेल बोलते हैं, इन द वैलेंस शेल। ओके, तो ये आपके पास जो है वो आ जाएगा। तो इसी तरह से आपने जो है अनदर हम देखेंगे, अभी हमने एक ही करना है। आगे यहाँ पे हेलोजन का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये भी आप एक कर सकते हो अभी। तो उसके बाद आप जो है वो क्या बोलते हैं उसको, जो है वो मतलब फिर जब आपको याद हो जाएंगी तो फिर तो आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, राइट। अब आपके पास है बेटा नेक्स्ट, आपके पास जो है इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब तक तुम्हें ये समझ नहीं आता है, यू कांट डू या यू कैन नॉट बी एबल टू, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और वट एवर द अबाउट द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये समझ लीजिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है
तो इसको बेटा अच्छे से करना है। तो ये आपके पास है पीरियोडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, कि किस तरह से जो है वो आपकी जो एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंसी, किस तरह से जो आपकी डिपेंड करती है। जैसे आपके पास बेटा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक योर बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट एटसेट्रा, विच शोज पीरियोडिक वेरिएशंस। मतलब उनमें क्या होगा, जैसे हम इनकी बात करते हैं तो इनमें एक पीरियोडिक, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम की बात, एक पीरियोडिक इनमें जो है वो प्रॉपर्टीज़ में एक पीरियोडिसिटी है। मतलब कि जैसे मेल्टिंग पॉइंट है तो क्या होगा, इंक्रीज, अगर ऊपर से ऊपर का सबसे ज़्यादा तो डिक्रीज ऐसे करके, अगर इसका हमने जो मेटेलिक रिएक्टर करना तो इट इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, इस तरह से है ना। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि जब उनको जो है मेल्ट किया जाता है तो उसमें जो हीट इवॉल्व होती है। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का मतलब है कि जब मेटल को हम वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं तो जितनी एंथैल्पी उसमें चाहिए उसको एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। हम ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे तो मोटे मोटे तौर पर मैं बता रही हूँ आपको। तो इन सब में एक ट्रेंड देखा गया है जो इनडायरेक्टली डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे। ऑलवेज रिमेंबर कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर आपको आती है तो ऑल द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ऑल द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टी जो है डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो अबव मेंशन्ड मैंने प्रॉपर्टीज दीज डिपेंड अपॉन इनडायरेक्ट वे में, एंड द फॉलोइंग विच आई एम गोइंग टू मेंशन, दैट इज योर एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है हम पढ़ने वाले हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंसी, ये सभी के सभी डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। इसलिए इनको पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, और इनको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं हम कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है वो हर पीरियड के बाद जो पीरियोडिसिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं वो आपके पास डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको बोलते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स। तो सबसे पहले हम जो है एटॉमिक साइज करेंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए एटॉमिक साइज होता क्या है। तो एटॉमिक साइज सबसे पहले पता होता क्या है, एटम का साइज। अब देखो जो है हमारे पास एटम जो है, जो किसी भी एलिमेंट का एटम जो है वो, जैसे सपोज सोडियम के एटम की बात कर रहे हैं तो सोडियम का एटम ये है। अब सोडियम का एटम जो है वो सिर्फ अकेला थोड़ी है, सोडियम जो मेटल है दैट इज कंसिस्ट ऑफ सो मेनी एटम्स, है ना। तो इसका मतलब है कि हम इसका जो साइज है वो इस पे नहीं बना सकते, क्या बोलते हैं कि हम इसका साइज जो है वो ऐसे नहीं बोल सकते कि ये साइज जो है वो मतलब यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि इसके जो साथ में और भी एटम होंगे ना, इसके साथ और एटम, तो और एटम होंगे तो वो भी इसके साइज को जो है वो इन्फ्लुएंस करेंगे। मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स को इसकी न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगी और इसके इलेक्ट्रॉन्स को इसकी न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगी। तो इस तरह से जो है वो इंडिविजुअल एटम की जो क्या नाम लेते हैं उसको फाइंड आउट करना है, उसका साइज दैट इज नॉट इम्पॉसिबल। तो हम क्या ले लेते हैं, उसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लेते हैं, दो एटम्स का ले लेते हैं। वो भी आपके पास अप्रॉक्सीमेटली होता है, जिसमें आपके पास इफेक्टिव साइज, जिसको हम बोलेंगे कि इफेक्टिव साइज जो है वो एटॉमिक रेडियस इज नथिंग बट इट इज इफेक्टिव साइज ऑफ एटम्स, जिसमें आपके पास दो क्लोजेस्ट अप्रोच्ड एटम्स ले लेंगे और उनके बीच का जो डिस्टेंस है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस उसका हम हाफ कर देंगे। तो ये एक एटम का डिस्टेंस रेडियस हम उसको बोल देंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे दो एटम्स लेती हूँ, ये वन एटम और ये सेकेंड एटम, राइट। तो इनका जो आपके पास जैसे आप एक मिनट बेटा, हाँ ठीक है। अब इसमें जो है दो एटम्स हैं तो हम एटॉमिक साइज जो है वो एक एटम का नहीं निकाल देते, क्योंकि एक एटम इज सराउंडेड बाय द, इसकी एनवायरनमेंट डिफरेंट है, इट इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स। मैंने तो देखो यहाँ पे 3 बनाए, फिर इस एटम के सराउंडिंग जो है 6 एटम्स होंगे सोडियम के केस में, है ना। तो इसलिए जो है वो इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द एटॉमिक साइज ऑफ इंडिविजुअल एटम बिकॉज इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेबरिंग एटम्स, so that we can take 2 atoms and the internuclear distance जो 2 atoms का होगा उसको जो है उसका जो है वो ये आपके पास इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन के केस में लिया हुआ है, तो हाइड्रोजन के केस में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है आपके पास ये है आपके पास 174, कितना है, सॉरी इट इज 74, कितना है ये 74 जो है ये डिस्टेंस है, और इसको पिकोमीटर में लेते हैं। पिकोमीटर आपको पता ही क्या होता है, 10⁻12 मीटर के बराबर होता है, बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, ठीक है। अब इसका हम हाफ कर लेंगे बेटा, तो हाफ क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हाफ जो लिया दैट इज द साइज ऑफ
एटम हम ले लेंगे उसको, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो इसका जो है अगर 74 है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तो ये 37 आ जाएगा पिकोमीटर, ये आपके पास जो है वो। और ये जो मैं ये बनाया है, इसको मैंने कोवेलेंट रेडियस बनाना है बेटा, मैंने तो मेटेलिक रेडियस बना दिया। ये क्या होता है मेटेलिक रेडियस, क्या होता है कोवेलेंट रेडियस, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो इसको मैं 1 मिनट जो है वो रब कर देती हूँ। मेरे को एक्चुअली ये बनाना था ये रब नहीं हो रहा। वेट, तो हम इसमें जो है बेटा कोवेलेंट रेडियस बनाएंगे। कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, इसको हम काट ही देते हैं, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस क्या होता है कि जब दो एटम जो है वो क्या करती हैं, आपस में ओवरलैप करती हैं, ठीक है, वो कोवेलेंट रेडियस उसी को बोलते हैं। ये है कोवेलेंट रेडियस, ये मैंने मेटेलिक रेडियस बनाया था, उसकी बात हम बाद में करने वाले हैं, तो डोंट वरी, ठीक है। तो ये आपके पास बेटा इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो हाइड्रोजन के केस में लिया, तो ये इसकी न्यूक्लियस है, ये इसकी न्यूक्लियस है, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ले लेंगे हम न्यूक्लियस का। ये आपके पास जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आ गया, ये आपके पास जो था वो 74 पिकोमीटर था, 74 पिकोमीटर, और इसका जो है हाफ कर देंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 37 पिकोमीटर। तो ये आपके पास जो है क्या आ गया, एटॉमिक रेडियस जिसको हम बोलते हैं। तो एटॉमिक साइज जो है वो अब उसका जो रेडियस से ही एटॉमिक साइज निकल जाएगा, है ना। तो ये दिस रेडियस इज एक्चुअली कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस क्या होता है मैं अभी बताती हूँ आपको, आगे भी पढ़ेंगे हम कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट कंपाउंड पहले क्या होते हैं, क्या होते हैं कि जब एटम जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे इसने शेयर किया है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटम है और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो हाइड्रोजन ने क्या किया, दूसरे के साथ शेयर करके जो है वो बॉन्ड बना दिया। तो ये जो बॉन्ड बना, ये दोनों का शेयरिंग से बना है। तो इस तरह की ओवरलैपिंग को हम बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस, और ये हम आगे पढ़ने वाले हैं काफी डिटेल में, ठीक है। तो कोवेलेंट रेडियस की जो हम बात करेंगे एटॉमिक साइज में, तो ये है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड द मीन पोजीशन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। क्या मतलब है कि एक एटम के मेन के सेंटर से अगर हम डिस्टेंस मापते हैं और मीन डिस्टेंस ऑफ शेयर पेयर, जहाँ पे जो शेयर्ड पेयर, देखो ये एरिया आपका शेयर पेयर है, इस शेयर पेयर डिस्टेंस का जो है हम हाफ ले लेंगे, ठीक है। शेयर पेड़ का क्या ले लेंगे, ये आपका शेयर पेड़ डिस्टेंस है ये, तो इसका हाफ लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका रेडियस आ जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम्स एंड मीन पोजीशन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। ओके, तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमने मेटेलिक रेडियस जो मैंने ऊपर बात करी, एटॉमिक रेडियस में फर्दर डिफरेंट काइंड के हैं कि कौन सा बॉन्ड है, तो दूसरा आपके पास आ जाएगा मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस में क्योंकि मेटल जो है वो सिर्फ अगर एक दूसरे मतलब बिल्कुल उसके साथ जो है वो सटे होते हैं, जैसे मैंने ऊपर बनाया था, है ना। जैसे ये है मेटल के केस में क्या होता है कि ये जो है ये बिल्कुल आपस में क्या होगा कि ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, सिर्फ शेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे, ये शेयरिंग करेंगे। तो इसमें जो है वो इसको मैं कर देती हूँ दोबारा से। जैसे ये आपके पास है, जैसे मैंने ऊपर बनाया था, तो ये आपके पास ऐसे, तो ये सिर्फ टच करेंगे। इसका क्या मतलब होता है कि इसकी जो ये जो मेरे छोटे बड़े हुए ना, ये पर ये हमने हाथ से बना रहे हैं ना, तो इसमें जो है क्या है कि इसकी जो ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है, तो इस सेंटर ऑफ न्यूक्लियस में जो है वो ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है इसकी, है ना, दोनों की न्यूक्लियस है, तो यहाँ से हमने ऐसे करना है इसको, ठीक है ना। और इसमें वही इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, बट फर्क क्या है कि यहाँ पे एटम ओवरलैप नहीं करते हैं। क्यों नहीं ओवरलैप करते, क्योंकि जो मेटल्स में एटम इंडिविजुअल होते हैं, जैसे यहाँ पे बनाए हैं इंडिविजुअल एटम में सिर्फ आपके पास साथ साथ क्लोजली पैक होते हैं, और कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को इसकी न्यूक्लियस अट्रैक्ट करती है, इसके इलेक्ट्रॉन को इसकी न्यूक्लियस अट्रैक्ट करती है, इसलिए क्लोज होते हैं, है ना। तो इनमें जो है ओवरलैपिंग नहीं होती, शेयरिंग नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे जो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जैसे इसका जो है ये आपके पास जो है ये आपके पास 2 इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया, इसका हाफ हमने करना है, तो ये आपके पास जो है मेटेलिक रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो मेटेलिक रेडियस जो है इट इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 नेबरिंग एटम्स ऑफ मेटल। अब मेटल यहाँ स्पेशली मेंशन करना है क्योंकि मेटल में जो है पैकिंग ऑफ एटम जो है वो इस तरह से होती है बेटा, ठीक है। तो
ये आपने करना है। उसके बाद आपके पास जो है वो ये आ गया आपके पास मेटेलिक रेडियस। ओके, उसके बाद आपके पास जो है वो मेटेलिक रेडियस की को हमने डिफाइन कर लिया। उसके बाद हमारे पास जो है वो एक वन वॉल रेडियस भी होता है और एक आपके पास जो है वो आयनिक रेडियस भी होता है। तो इसको करने से पहले हम ये इसकी को इनकी कर लेते हैं जो आपके पास वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल कि पीरियोडिक टेबल में किस तरह से वेरी करता है आपका एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस मींस कोवेलेंट रेडियस और मेटेलिक रेडियस। ओके, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा वेरिएशन ऑफ, इंपॉर्टेंट है समझना बेटा, इसके ऊपर बाकी प्रॉपर्टीज इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई मतलब ज़्यादा रेडियस है ना, इन पीरियोडिक टेबल। ओके, तो इस तरह से ये हो गया बच्चे। अब आपके पास जो है वो क्या है कि हमने जो है वेरिएशन इन पीरियड करना है। हमने दो तरह के पढ़े ना पीरियोडिक टेबल में, जो हॉरिजॉन्टल रोज थी वो पीरियड्स थे, इधर को पीरियड्स थे, और डाउन द ग्रुप जो था वो आपके पास, डाउन द बॉटम जो था वो आपके पास कॉलम जिसको बोलते हैं ये ग्रुप है। तो हमने वेरिएशन करनी है अलोंग द पीरियड, सबसे पहले बात करनी है। तो अलोंग द पीरियड जो है आपके पास जो एटॉमिक साइज है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। बीच में थोड़ी सी एक्सेप्शंस हैं वो हम कर लेंगे, ठीक है। जैसे हम सेकंड पीरियड की बात करते हैं। सेकंड पीरियड में आपके पास जैसे लिथियम है, सोडियम है, सॉरी सेकंड पीरियड में आपके पास लिथियम है, फिर बेरिलियम है, फिर आपके पास बोरोन है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर आपके पास ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है, फिर नियोन है। ओके, अब इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखते हैं तो इसमें अब न्यूक्लियर चार्जेस पे क्या है। न्यूक्लियर चार्ज इसमें 3 एटॉमिक नंबर है, पहले तो ये कर लेते हैं। इसमें जो है इसका 4 एटॉमिक नंबर है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है, इसका 9 है, इसका 10 है। और इसमें क्या चार्ज है, चार्ज बेटा जितने प्रोटॉन होते हैं तो एटॉमिक नंबर के बराबर ही चार्ज होता है। तो चार्ज जो है इसमें क्या आ जाएगा, +3 चार्ज, +3 इसमें +4 आ जाएगा, इसमें +5, इसमें +6, +7, +8, +9 एंड +10, मतलब पॉजिटिव प्रोटॉन इसमें जो है कितने हैं। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है, आउटर लिखेंगे, सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम। तो इसमें क्या है, 3s1 है, सॉरी इसमें 2s1 है, सेकेंड पीरियड की बात है। ये 2s2 है, ये 2p3 है, ये 2p4 है, ये 2p5 है, 2p6 है, 2p7 है एंड 2p8 है ना। ये इस तरह से इसकी आउटरमोस्ट। तो हम इसको जो है वो बेटा ये 6 ही आएगा यहाँ पे, 6, और आउटरमोस्ट में 2 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास, एक मिनट रुको, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 6 नहीं आएगा बेटा, एक मिनट रुको, गड़बड़ हो गई, इसको मैं मिटाती हूँ। देखो यहाँ पे आपको s भी तो लेना है, आउटरमोस्ट सारा जाएगा ना। तो यहाँ 2s1 आ गया, यहाँ पे 2s2 आ गया। अब 2s2 के बाद आ गया 2s2 एंड 2p3 है तो 1 आएगा। यहाँ पे 2s2 2p2 आएगा, यहाँ पे 2s2 2p3 आएगा। कई बार ध्यान नहीं होता है, 2s4 आ जाएगा, यहाँ पे 2s2 2p5 आ जाएगा, है ना, इसका 5, और इसका आ जाएगा 2s2 2p6 आ जाएगा। तो 2s2 2p6 ये पूरा। तो इस तरह से देखो इसमें आपके पास वैलेंस शेल जो है बिल्कुल जो है कंप्लीट हो रहा है ना। अब इसमें आपके पास यहाँ पे फुली फिल्ड है। अब यहाँ पे क्या है, एटॉमिक साइज में मैं याद नहीं करना है एटॉमिक साइज, सिर्फ आपको बता रही हूँ एटॉमिक साइज या रेडियस जिसको हम बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस है ना। इसका है 152 पिकोमीटर में है, ये है 111, ये है 88, ये है 77, कार्बन का 77, फिर इसका जो है नाइट्रोजन का 70 आ गया। अब यहाँ पे जो है 74 आ गया, है ना, और यहाँ पे 72 आ गया, और इधर जो है वो 160 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो जो यहाँ पे देखो आपके पास जो है वो ये यहाँ से डिक्रीज कर रहा है एटॉमिक साइज, ये यहाँ काफ़ी ज़्यादा ये काफ़ी डिक्रीज हो गया। अब इसके बाद जो है वो ये 70 के बाद ये भी डिक्रीज होना चाहिए था, बट यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। क्यों हुआ है वो मैं बताती हूँ। फिर यहाँ से फिर से डिक्रीज आ गया, ऐसा क्यों, और ये तो एक्सेप्शनली इंक्रीज्ड है क्योंकि याद रखना है नियोन्स में वंडर वॉल रेडियस होता है, क्योंकि वो गैसेज हैं
और इनमें जो है फुली फील्ड है, तो इनमें एटॉमिक रेडियस ना ही आपका मेटेलिक रेडियस चलेगा, ना ही इसमें जो है वो आपका कोवेलेंट रेडियस चलेगा। तो इन सब में हमारे पास कोवेलेंट रेडियस होगा, नाइट्रोजन में भी सभी कोवेलेंट रेडियस बनाते हैं, बट म्योन जो है वो वंडरवॉल फोर्सेस बनाते हैं, तो वो क्या होती हैं हम पढ़ेंगे। तो इसलिए जो है इस जो लास्ट ग्रुप है उसके लिए आप भूल जाइए, बाकी आप ये मोटे तौर पे आप देखो कि अलॉन्ग द पीरियड जो है एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है। क्या करता है? एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। अब इसमें पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्यों इंक्रीज किया। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन से जो है वो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जो डिक्रीज होना चाहिए था, बट इसमें इंक्रीज किया। क्यों? अब देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं नाइट्रोजन की। ये आ गई बेटा 1s2 2s2 2p नाइट्रोजन की आ गई 2p3 आ गई, है ना। तो इसमें देखो आपके पास ये वैलेंस शेल है जिसमें बनाते हैं ऑर्बिटल, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे आपके पता है कि यहाँ पे जो है वो हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है फील होने हैं, ठीक है। बट जब हम ऑक्सीजन में जाएंगे 8, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे 4 आ जाएगा, 1s2 2s2 2p4। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? ये ऐसे, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये यहाँ पे ऐसे आ गया, ठीक है। तो क्या है, हम बोलेंगे कि यहाँ से तो सब में अभी सिंगली फील्ड हो रहे थे, जब हम लिथियम से लेके जो है नाइट्रोजन तक जा रहे थे तो सिंगली फील्ड हो रही थी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, है ना। बट जब हम इसमें पहुंचे तो यहाँ पे जो है पेयरिंग होने लग पड़ी। तो पेयरिंग जो है, जो कमिंग इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ इसके लिए जो इसमें पेयरिंग समझते हो ना, जो 2 इकट्ठे हो गए इलेक्ट्रॉन, तो पेयरिंग जब होगी तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको रिपल्शन देंगे। क्या देगा? रिपल्शन देगा, जिसकी वजह से स्लाइटली इंक्रीज इन एटॉमिक साइज आ गया। दैट इज व्हाई देयर इज अ स्लाइटली इंक्रीज इन एटॉमिक साइज ऑफ ऑक्सीजन। और उसके बाद आपके पास, और इसमें हम ये बोलेंगे कि हमारे पास जो क्या होता है, चार्ज जो है, आप देखो लेफ्ट टू राइट जो है चार्ज इंक्रीज करता है, तो इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओवरऑल चार्ज कितना पड़ रहा है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को, उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड, तो इंक्रीज करता है। पर हम बोलेंगे यहाँ पे जो इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन थी, दैट आउटवे द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड इन न्यूक्लियर चार्ज। मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा था, इसमें हम बोलेंगे कि उसने आउटवे कर दिया, उसको ओवरकम कर दिया। मतलब कि जो रिपल्शन थी दैट इज मोर देन दैट ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए जो इसका साइज बिट जो है वो इंक्रीज करा व्हेन वी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन। और जब हम जो है वो फ्लोरीन में गए, तो फ्लोरीन में जो था वो आपके पास 9 है, तो उसमें जो है ऑलरेडी पेयरिंग हो रही थी, तो एक पेयरिंग और हुई, तो इसमें क्या हुआ, इतना ही आएगा। तो इसमें क्या हुआ कि जो पेयरिंग जरूर हुई है ना, रिपल्शन जरूर हुई, पर जो न्यूक्लियर चार्ज था दैट आउटवे ऑन द रिपल्शंस ऑफ योर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो इस तरह से हम इसको जो है डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब आप ये तो हो गए इन दोनों के, क्यों इस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आया। इसके बावजूद आप यहाँ देखिए, यहाँ पे साइज आपके पास व्हेन वी गो फ्रॉम लिथियम टू बेरिलियम साइज डिक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ डिक्रीज हो रहा है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए, और दूसरी बात, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन में एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो रहे हैं, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो रहे हैं, कीप ऑन इंक्रीजिंग। और साथ के साथ जो है आपके पास चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है ना। अगर तो इलेक्ट्रॉन जो ही इंक्रीज होते और चार्ज नहीं होता, तब तो हम बोलेंगे कि उसमें उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो कम हो रही है। बट इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज कर रहे हैं और न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम बोल देंगे उसको, कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है दैट इज ओवर, मतलब दैट आउटवेड ऑन द एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको पता होना चाहिए, राइट। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो अलॉन्ग द पीरियड जो है, अब आपके पास अगला भी दिया है, थर्ड पीरियड का भी दिया है, पर वो आपने खुद करना है, क्योंकि आपको एक चीज़ समझनी है, बाकी आपको जो है वो करना है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास जो है वो बेटा जो नेक्स्ट है वेरिएशन इन द ग्रुप। पहले पढ़ा हमने वेरिएशन अलॉन्ग द पीरियड, अब करेंगे वेरिएशन। मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगी इसको, ताकि तुम्हें जो है वो ये समझ आ जाए अच्छे से। वेरिएशन इन ग्रुप में डाउन द ग्रुप, मतलब जब हम पीरियोडिक टेबल में नीचे को चलेंगे, ठीक है, तो ये हम एक पीरियड की, एक ही ग्रुप की बात होती है ये। तो एटॉमिक रेडियस जो है वो जनरली क्या करता है, इट इज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ये क्या करते हैं, इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम,
राइट। क्यों करता है ये हमने देखना है। जैसे हमने पढ़ा था लिथियम, फिर हमने पढ़ा था सोडियम, फिर पढ़ा था पोटाशियम, फिर पढ़ा था रुबिडियम, फिर सीजियम एंड फ्रांशियम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या था, ये था लास्ट, मैं लास्ट इलेक्ट्रॉन करूँगी 2s1, ये आ गया था 3s1, ये आया था 4s1, वैलेंस शेल की बात कर रही हूँ, 5s1, फिर आ गया 6s1, फ्रांसियम में जाएंगे तो 7s1 आ जाएगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि लिथियम में एक शेल ऐड हो रहा है, फिर उसमें जो है वो जब सोडियम की तरफ जाते हैं तो एक न्यू शेल ऐड हो रहा है, फिर हम पोटाशियम में जाते हैं तो एक और शेल, फोर्थ शेल आ गया, फिफ्थ में इसमें जो है वो फिफ्थ शेल आ गया, इसमें जो है वो सिक्स्थ शेल आ गया, ठीक है ना, और अगले में जो है वो एट्थ शेल आ गया। सिर्फ समझाने के लिए है, इसको जो है ऐसा नहीं है कि आपने लिखना है ये, ठीक है। तो आपका सेवंथ शेल आ गया। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दो इट इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, but due to addition of new shells when we go from one element to the another elements in a group, तो that means कि उसमें जो है वो साइज जो है वो साइज ऑफ जो साइज ऑफ एटम है, एटॉमिक साइज ऑफ एटम है वो इंक्रीज करता है, ओवर पावर करता है ऑन द, या तो होते एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक पूरा एडिशन ऑफ न्यू शेल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नए शेल में ऐड हो रहा है ज़्यादा, है ना। तो उससे जो है वो एक घर ही आपका ऐड हो गया है, एक शेल ही आपका ऐड हो गया, तो साइज तो ऑब्वियसली जो है वो ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन उसमें से चाहे आपके पास जो है जितने मर्जी ज़्यादा हो, है ना। तो इसलिए जो है इसका साइज जो है डाउन द ग्रुप ऑलवेज याद रखना है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि मैंने बताया इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मोर प्रोनाउंस्ड देन इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। मतलब कि इफेक्ट ऑफ जो साइज है वो कैसा है, इट इज मोर प्रोनाउंस्ड, इज मोर डोमिनेटिंग बोल सकते हो ओवर द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इसका जो 3 है, इसका 11 है, इसका 19 है, इसका जो है वो 37 है। रुबिडियम का साइज जो है इसमें जो है 18 प्लस कर दीजिए तो 37 ही होता है, ठीक है। इसका जो 55 है और इसका जो है वो 87 है, तो वो तो इंक्रीज रहा है, पर आपने वो क्या बोल रहे हैं। एक बात याद रखनी है बेटा, केमिस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारे रेगुलर ट्रेंड चलते हैं बट आंसर पहले होता है, रीजनिंग बाद में आते हैं, कई जगह ऐसा भी करना पड़ता है। तो जहाँ भी एक्सेप्शन आए उसको हमने जो है वो उस तरह से याद कर लेना है, राइट। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट है बेटा, दैट इज़ योर एटॉमिक रेडियस के वेरिएशन कर ली हमने। अब हम करेंगे योर वॉन डेर वाल रेडियस। अब वॉन डेर वाल रेडियस करने से पहले आपको वॉन डेर वाल फोर्सेस समझना बड़ी ज़रूरी है। वॉन डेर वाल रेडियस, वॉन डेर वाल रेडियस। तो वॉन डेर वाल रेडियस जो है बेटा इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्या होता है वॉन डेर वाल रेडियस? जैसे आपके पास अभी तो हमने पढ़ा ये जो है, ये इसमें देखो शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे को, ये कोवेलेंट रेडियस हुआ है ना, कोवेलेंट। इसमें क्या हुआ कि सिर्फ आपस में जो है इंट्रैक्शन है कि इसके इलेक्ट्रॉन को एक एटम अट्रैक्ट कर रहा है, इसका न्यूक्लियस इसके, ये हो गया आपके पास मेटेलिक रेडियस, ठीक है। बट आप देखो जैसे ये कोवेलेंट रेडियस है, सपोज हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस में ये तो आपस में तो होगी, ये बन गई आपकी एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। बट इफ यू टेक 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस और 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस और 5 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो उसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस थोड़ी होगा, देयर आर सो मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होंगे ना उसमें हाइड्रोजन गैस में। तो इस तरह से जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब देखो ये एटम इसके साथ अट्रैक्टेड है, ये इनमें तो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड है, बट जो नेबरिंग एटम है जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर है आपस में, है ना, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जब दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, दो न्यूट्रल एटम में जब कोई इंट्रैक्शन नहीं होती है, तो उसमें जो लिटिल बिट इंट्रैक्शन होती है दैट इज नॉन एज अ वॉन डेर वाल फोर्सेस। क्या बोलते हैं उनको हम? वॉन डेर वाल फोर्सेस। तो इस तरह से जो दूर दूर एटम है इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा कि ये मॉलिक्यूल जो है, ये एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन जो है
वो कितना अट्रैक्ट कर रहा है, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो दूसरे को कितनी इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या इस मॉलिक्यूल की कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये बहुत ही वीक होती है, ठीक है। उसको उस ऐसे फोर्सेज को हम बोलते हैं वन डर वॉल फोर्सेज। जैसे अगर आपके पास जैसे आपके हीलियम गैस की बात कर रहे हैं, हीलियम तो मोनोएटॉमिक है, तो उसमें एक एटम होगा तो दूसरा एटम भी दूर दूर होगा गैसेस का, तो हर एटम के बीच में जो न्यूट्रल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेज होते हैं उनको हम वन डर वॉल फोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के ऊपर जो है हम वन डर वॉल रेडियस जो है डिफाइन करेंगे, मतलब कि जो नियरेस्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो हाफ ऑफ डिस्टेंस है उसको हम वन डर वॉल रेडियस बोलेंगे। और नियरेस्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल्स इधर दे आर बॉन्डेड विद कोवेलेंट बॉन्ड और दे आर मोनोटॉमिक, जो उनके बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं वन डर वॉल रेडियस। समझिए, अब होपफुली आपको ये समझ आया होगा। तो क्या बोलेंगे हम, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन, जैसे मैं बना देती हूँ आपसे, अब अच्छे से बना देती हूँ। पहले ये देखो, दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बना दिया मैंने, एक ये मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। देखिए जरा ऐसे, जैसे इसे सुंदर सा बनाते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन आ गई तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आ गया है ना। तो देखो कितना फर्क है ना साइज में। तो दूसरा इसी तरह से हमारे पास एक अनदर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आ गया। सॉरी, अब ये मॉलिक्यूल आपस में तो कोवेलेंट बॉन्डेड है, बट साइज इनका सेम है बेटा, बनाते वक्त हो जाती है प्रॉब्लम। पर जो है अब इसमें जो है देखो, ये दो मॉलिक्यूल अलग अलग मॉलिक्यूल है, दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जो है वो आपस में बॉन्डेड है। बट जब इसको हम एक उसमें रखेंगे तो इनके बीच में क्या होगा, कितने मिनिमम क्लोजली ये आ सकते हैं, तो इतना ये मिनिमम आपस में जो है वो कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो न्यूक्लियस है तो एक एटम की न्यूक्लियस ले लेंगे, है ना। तो यहाँ से हम जो है वो इसकी न्यूक्लियस ले लेंगे और इसकी न्यूक्लियस लेंगे, क्योंकि एटम का साइज तो इनका सेम है ना। तो इसका जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये आपके पास जो है वो सपोज इन केस ऑफ, ये मुझे लगता है हाइड्रोजन क्लोरीन गैस का लिया हुआ है, ये क्लोरीन गैस का ClCl2 का लिया हुआ है। तो ये जो है वो 360 इतने क्लोज जो है, दो मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन जो है इतने क्लोज आप आपस में आ सकते हैं। तो इस डिस्टेंस को बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका हम हाफ कर देंगे तो वो हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास वन डर वॉल रेडियस, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये वाला जो है, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, दोनों में से एक ही बात है ये। तो इसका हाफ कर लीजिए तो 180 पिकोमीटर। तो ये आ गया आपके पास इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, है ना। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और यहाँ पे ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आ गया, ये हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आ गया किसका, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल, टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस था उसका हाफ ले लिया, उसको हम बोला वन डर वॉल रेडियस। तो क्या हुआ, वन हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट atoms of substance belonging to the two neighboring molecule in a solid state। अपनी मर्जी से बोल दो, टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हाफ जो होगा वो आपके पास वन डर वॉल रेडियस होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास वन डर वॉल रेडियस की हम कर सकते हैं बेटा। वन डर वॉल रेडियस जो है वो बिल्कुल लाइक योर कोवेलेंट रेडियस, अगर आप वेरिएशन इन देखेंगे ना तो उसी तरह से जो है वो क्या करता है, डिक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट एंड इंक्रीज व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप। तो बिल्कुल वैसे ही होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है अनदर एक रेडियस है जिसको हम आयनिक रेडियस बोलते हैं। आयनिक रेडियस करने से पहले आयनिक कंपाउंड पता होना चाहिए। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके बीच में क्या होता है, आयनिक कंपाउंड बनते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। जैसे आपके पास सोडियम मेटल है ना, तो इसके पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंशियल में, देखो 1s2 2s2 2p6 3s1 एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना क्योंकि इजीली दे सकता है दूसरे एलिमेंट को, क्योंकि ये हम पढ़ने वाले हैं, मतलब इजीली दे सकता है। क्यों दे सकता है, इसका साइज बड़ा है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम है, सॉरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं अभी मोटे मोटे तौर पे। Cl के साथ बनाना है तो Cl क्या होगा, अगर इसने सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये बन जाएगा Na पॉजिटिव, और इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया। अब Cl जो है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6
3s2 3p5, ये इसकी इलेक्ट्रॉन, 17 इसका एटॉमिक नंबर है, इसका 11 है। तो यहाँ पे देखो इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। हमेशा एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स के या तो इलेक्ट्रॉन खोता है या इलेक्ट्रॉन देता है ना, सो दैट इट विल एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अब देखो इसने एक इलेक्ट्रॉन अगर खोता है तो इसके पास कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ जाएगी, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आ जाएगी। किसकी आ जाएगी, नियोन की आ जाएगी। किसकी आ जाएगी, नियोन की। तो नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल है, क्योंकि नोबल गैसेस को स्टेबल गैसेस माना जाता है, उनके एटम को स्टेबल माना जाता है। अब इसको देखो, आप बताओ, अब इसमें 3p है, इसको अपना नेक्स्ट नियोन से आगे कौन है, आर्गन 18 वाला। तो 18 करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना इजी है कि एक इलेक्ट्रॉन खोना इजी है, क्योंकि लेने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो इसलिए जो है वो एक इलेक्ट्रॉन देना आसान है, तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो, इसको एक इलेक्ट्रॉन लेके इसकी जो है वो आर्गन के बराबर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बन जाती है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेना प्रेफर करेगा। तो ये जो है वो जो इलेक्ट्रॉन इसने खोया वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बन जाएगा Cl नेगेटिव। तो ये दोनों है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव है। पॉजिटिव चार्ज को बेटा कैटवाइन बोलते हैं, कैटवाइन, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज को एनवाइन बोलते हैं। वैसे बता रही हूँ, यहाँ पे आगे भी पढ़ेंगे हम। तो इस तरह से ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब दो आयन के बीच में होती है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, और ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आयनिक रेडियस किसके बीच में होगा, जो आयन्स के बीच में होगा, जो मतलब इस तरह से जो आयन्स होंगे उनके बीच में जो रेडियस होगा उसको बोलेंगे आयनिक रेडियस, राइट। तो आयनिक रेडियस की बात करेंगे। अभी हमने ये कैटवाइन और एनवाइन पढ़े। तो अब इसमें बेटा आपके पास आयनिक रेडियस जो है वो आपको कैसे लिया, जैसे सपोज आपके पास यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक में ये आपके पास जो है वो साइज जो है, इनका साइज बड़ा होता है, कैटवाइन का साइज जो है वो और एनोइन का साइज जो है वो, मतलब इन दोनों का साइज डिपेंड करता है। पर क्योंकि आपके पास सोडियम बड़ी एटम है, सोडियम जो है एक्सट्रीम लेफ्ट में, तो उसका साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है वो यहाँ पे जो है साइज ऑफ कैटवाइन छोटा है, एनोइन का बड़ा लिया है, क्योंकि इन जनरल परसेप्शन में ऐसा होता है। तो ये आपके पास जो है बेटा, ये सपोज हमारे पास एक कैटवाइन है, तो ये सेम जो एटम है वो दूसरा भी लेना है हमने, और इसमें जो है वो एनोइन भी ऐसे, उनमें कोई शेयरिंग नहीं होती है, इस तरह से सटे सटे होते हैं वो। ठीक है, क्लोजली पैक्ड, मतलब सोडियम क्लोराइड सॉलिड है तो सॉलिड में एटम क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो ये एक आपके पास जो है वो आर जो है वो रेडियस ऑफ कैटवाइन आ गया, और आर भी जो है रेडियस ऑफ एनोइन। तो यहाँ पे आपके पास जो है इसने जो है वो लिया हुआ है, जैसे ये आपके पास जो है वो, वेट करो इसको मैं पहले रब करती हूँ, गोले वाला लेते हैं ना तो थोड़ा सा सुंदर सा बन जाता है। ये आपके पास ले लिया रेडियस ऑफ एनोइन, और ये ले लिया रेडियस ऑफ कैटवाइन। सिमिलरली अब इसके ऊपर जो है इसके ऊपर जो है वो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो उल्टा दूसरा कौन आएगा, पॉजिटिव वाला इसके साथ आएगा, है ना ये। ठीक है, और ये दूसरा जो है वो ऐसे आ जाएगा, राइट। तो ये आ गया। अब इसमें जो है क्या है कि हम क्या करेंगे, इसमें जो डिस्टेंस लेंगे कहाँ से कहाँ तक, यहाँ भी लेंगे हम डिस्टेंस, कहाँ से, ये देखो इसका ले लेंगे एक एटम का, ठीक है, इसका भी ले सकते हो, ऐसा भी नहीं है, तो दूसरे का नेबरिंग का ये ले लिया। तो यहाँ पे हमारे पास ये तो हो गया इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन कैटवाइन एंड एनोइन, है ना, और उसका हाफ कर देंगे। हाफ नहीं होगा, इसमें अपना अपना रेडियस होगा। ये हो जाएगा आपके पास रेडियस ऑफ कैटवाइन, अगर आपने कैटवाइन लिया हुआ है ये, इसको आर पॉजिटिव बोल देंगे, और ये जो हो जाएगा रेडियस ऑफ एनोइन हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग रेडियस होगा, क्योंकि दोनों का सिमिलर रेडियस नहीं होता है। और ये वाली आपके पास इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, मतलब सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से जो है इफेक्टिव डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस ऑफ आयन अप टू इट हैज एन इन्फ्लुएंस इन आयनिक बॉन्ड, मतलब जहां तक इसका इन्फ्लुएंस है आयनिक बॉन्ड का, मतलब जहां तक इसमें जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकती है न्यूक्लियस, उस वहां तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं आयनिक रेडियस। ठीक है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस
टू अप टू दैट डिस्टेंस वेयर द इफेक्टिव ऑफ मतलब इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस या इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस इन आयनिक बॉन्ड, तो उसको हम बोलते हैं आयनिक रेडियस। क्या बोलते हैं उसको हम? आयनिक रेडियस। तो ऑलवेज रिमेंबर स्टडी क्या बोलती है, टू इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन आपको जो है ख्याल रखना है। एक, रेडियस ऑफ केटोइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम, दैट डजंट मीन कि एनोइन से छोटा होगा। रेडियस ऑफ केटोइन इज always smaller than its parent atom मतलब कि जिससे ये बना है। जैसे कि हमारे पास जो है वो सोडियम की बात करते हैं। अब सोडियम में देखो ये है आपके पास 1s2 सोडियम की बात हो रही है, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। जब ये एक आयन रिमूव करता है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है ये, है ना, तो क्या होगा? देन देयर इज अ कंप्लीट रिमूवल ऑफ योर आउटरमोस्ट शेल। ये पूरा आउटरमोस्ट शेल जो है वो इसमें से पूरा, जब ऑन रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन व्हेन सोडियम जो है वो ऐसे लिखती हूँ मैं नीचे, जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या आई? ये वाली आई, यहाँ तक की आई, इस वाले की, है ना। तो इसका मतलब है देयर इज अ कंप्लीट रिमूवल ऑफ वन शेल। तो जिसकी वजह से आपके पास क्या है? थर्ड शेल का साइज तो बड़ा होगा ही एज कंपेयर टू द टू, तो इसका साइज जो हमेशा रिमूव हुआ। तो ऑलवेज रिमेंबर कि व्हेन ऑन रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन जनरल मतलब देयर इज अ डिसअपीयरेंस ऑफ आउटरमोस्ट होल शेल एंड दैट डिक्रीज द साइज ऑफ एटम। ठीक है, तो ये आपको मतलब आप देखो सोडियम का साइज जो है वो सोडियम एटम का साइज जो है 186 पिकोमीटर है, और जब रिमूव कर दिया तो ये बहुत ही छोटा रह गया, 195 पिकोमीटर तक रह गया। सिमिलरली मैग्नीशियम की बात करते हैं हम। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मैग्नीशियम मेटल की 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। तो मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करेगा। मतलब ये आपके पास जो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देती हूँ मैं, और यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन खोए तो इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बन गई 1s2 2s2 2p6। तो होल ये पूरा का पूरा शेल जो है रिमूव हो गया जिसकी वजह से जो है वो इसमें इसका साइज जो है वो छोटा हो गया। तो हम बोलेंगे कि जनरली देयर ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर। अब देखो दूसरा एक और चीज आ जाएगी, जब एक इलेक्ट्रॉन मूव कर गया चार्ज इसके पास उतना ही है, मतलब इसके पास जो है वो चार्ज कितना है न्यूक्लियर के ऊपर 11, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो 11 ही रह गया, बट इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो उसको जो है वो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ऑन द जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये 2 चीजें याद रखनी है, एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा बाय रिमूविंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय इंक्रीजिंग ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, और दूसरा आपके पास जो है कंप्लीट रिमूवल ऑफ शेल भी होता है। तो जिसकी वजह से जो है वो साइज हमेशा केटोइन का ऑलवेज लेस होता है एज कंपेयर टू द पेरेंट एटम जिससे भी बना है। मतलब साइज ऑफ सोडियम आयन दैट इज केटोइन इज लेस देन दैट ऑफ सोडियम एटम विच इज पेरेंट एटम ऑफ सोडियम आयन। तो इसलिए जो है वो हमेशा कम होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है बेटा योर नेगेटिव आयन इज ऑलवेज लार्जर देन दैट कोरिस्पॉन्डिंग एटम, मतलब उसके पेरेंट एटम से क्वेश्चन पेपर में एज इट इज आता है कि नेगेटिव आयन का जो साइज है वो ऑलवेज जो है वो लार्जर होता है। नेगेटिव आयन इज ऑलवेज larger than that of the corresponding then that of its parent atom, ऐसे भी कर सकते हैं, या corresponding atom, its parent atom मतलब जिससे बना है। ठीक है, तो अब इसमें देखो हमने क्या देखना है, इसमें आपके पास अब देखो जैसे आपके पास अब ऐसे नहीं कि सोडियम का नेगेटिव हो जाएगा, सोडियम की कोई टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने की, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की। हैलोजन फैमिली ऑक्सीजन इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की, क्यों? क्योंकि इनको एक या 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है अपने आउटरमोस्ट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ये बार बार आएगा, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा टाइम टू टाइम। जैसे क्लोरीन एटम है, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 17 है, न्यूक्लियर चार्ज भी क्लोरीन के ऊपर कितना है? 17 ही होगा, आपको बताया मैंने, है ना। जितने उसके पास एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन होंगे उसमें। अब जब क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जो है ऐड हो गया बेटा तो बन गया Cl नेगेटिव। अब देखो इसमें क्या हो गया,
आपके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 18, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए 18, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो कितना है 17। अब देखो इसके पॉजिटिव चार्ज इसमें जो है वो 17 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो चार्ज सेम है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो इसमें जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो दैट इज क्या हो गया, वो दैट इज रिड्यूस्ड ऑन एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब न्यूक्लियर हैज़ टू अट्रैक्ट द 18 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो इसलिए जो है वो उसकी जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बिट कम हो गई एज कंपेयर टू द पेरेंट एटम, तो इसलिए इसका साइज जो है वो कैसा हो जाएगा, बड़ा होगा एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इज रिड्यूस्ड, मतलब एक न्यूक्लियस का जो एक पर इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था वो रिड्यूस हो गया, एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो हेल्ड लेस टाइटली बाय द न्यूक्लियस, जो बेटा साइज है, जो एटॉमिक साइज है ना, वो सिर्फ क्या है, कुछ नथिंग बट कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस कितनी स्ट्रांगली इनको अट्रैक्ट करती है, अगर स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रही है तो साइज छोटा होगा, और लूजली अट्रैक्ट करके तो साइज बड़ा होगा, यही फर्क है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो थोड़े बाहर बाहर आ जाएंगे, है ना, अगर स्ट्रांग होंगे तो इलेक्ट्रॉन थोड़े अंदर अंदर को आ जाएंगे तो साइज डिक्रीज कर जाएगा। हमने पढ़ा है साइज नथिंग बट इसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वो हमारी ऑर्बिटल होती है, वही हमारा साइज डिफाइन करती है। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम करेंगे फिर योर वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियस, इसको तो हम अभी कर लेते हैं, वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियस इन ग्रुप, तो ये इसमें जो है वो इंक्रीज मूविंग फ्रॉम, मतलब जो आयनिक रेडियस है बिल्कुल सेम है वैसे कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, जैसे हम एक की बात करें, अगर हम केटोइन की बात करेंगे, जैसे लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटाशियम पॉजिटिव, है ना, इनकी हम बात करते हैं, तो साइज जो है वो नीचे को क्या करता है, वैसे ही एटॉमिक रेडियस की तरह ही इंक्रीज करेगा, ठीक है। और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिपेंड करता है आपका क्या है, उसके लिए हम ज़्यादा यहाँ पे बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे एटॉमिक रेडियस इज पर्टिकुलरली ग्रुप इंक्रीजिंग मूविंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, बाकी हमारे पास जब आएगा तो हम उसको भी करेंगे। वेरिएशन ऑफ साइज इन आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज हम ये कल करेंगे, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करेंगे, ओके। और होपफुली आपको समझ आया होगा, कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा तो यू कैन पुट योर डाउट्स टू मी, एंड प्लीज़ इसको पढ़ना अच्छे से, और तभी आपको जो है वो इसका फ़ायदा